बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। एक, याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर हो गए, उनके लिए चैलेंजेस क्या हैं उस पर बात करेंगे। और दूसरा मौजू है बुशरा बीबी की रिहाई का फैसला आ चुका, गो कि वो रिहा ना हो सकें आज, लेकिन इसके ऊपर बात करते हैं तफसील के साथ। और या मंसूर अली शाह साहब क्यों यानी कि चीफ जस्टिस ना बन सके, उस पर भी कोशिश करेंगे कुछ लबकुशाई करने की। सबसे पहले आज के दिन में जनाब सदर मुमलिकत जो हैं उनकी जानिब से इनके नाम पे दस्तखत कर दिए गए याह्या अफरीदी साहब के, और अब उनका तकर्रुर जो है वो तो हो चुका। हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी 26 अक्टूबर को, उसकी तैयारियों का आगाज़ भी हो चुका है। याह्या अफरीदी साहब के जो मामला है उसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर एक, उनकी शख्सियत, यानी कि जिसकी बुनियाद पर उनका इंतखाब हुआ, और उनको दरपेश चैलेंजेस जो हैं आने वाले टाइम में, उस पर भी बात करते हैं। शख्सियत की अगर बात करें, जितने भी बड़े लोगों को मैंने सुना जो डायरेक्टली उनको जानते हैं या इनडायरेक्टली उनको जानते हैं, या जो मुअज़्ज़िज़ वकला हैं, उन सब का तकरीबन सबका इस चीज़ पे इत्तफ़ाक़ है, वो एक इंतहाई शानदार इंसान भी हैं, और उनका जो करियर है वो इंतहाई बेदाग है। उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं उनके करियर के दौरान। और उसके अलावा वो हाईली क्वालिफाइड भी हैं। पहले वो एचसन कॉलेज से पढ़े, फिर वो जीसी से पढ़े, जीसी लाहौर, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी, उसके बाद कैम्ब्रिज। तो उनका एक तालीमी वो देखा जाए यानी कि वो रिकॉर्ड जो है शानदार है। फिर उसके बाद उनकी शख्सियत के बारे में जिन लोगों ने गुफ्तगू की, जो उनको ज़ाती तौर पे जानते हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। अगर उनके कंडक्ट की बात की जाए, आज तक जो भी उन्होंने प्रैक्टिस की, पेशावर हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस रहे, वहाँ से एलिवेट होकर यहाँ पे आए, और जो उनका वकालत का दौरानिया, तो इन सब के अंदर मैं जितने भी लोगों को मैंने सुना जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको जानते हैं, जो करीबी हैं, तो उनमें से कोई भी एक दाग उनके ऊपर नहीं लगा सका कि उनकी शख्सियत या उनके किरदार या उनकी जो क्रेडिबिलिटी है या उनका बतौर जज जो कंडक्ट है उस पर कोई क्वेश्चन हो। और जो उनके एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। एचसन हो गया, फिर उसके बाद जीसी हो गया, फिर उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज में वो स्कॉलरशिप पे गए थे। सो बहरहाल ये तो उनकी तालीमी और उनकी शख्सियत की जो मामलात हैं वो हैं। अब आते हैं उनका इंतखाब क्यों हुआ और मंसूर अली शाह साहब का इंतखाब क्यों नहीं हुआ। क्योंकि सख्त टाई था, बल्कि ये जो तीन नाम थे इसमें से मुनीब अख्तर साहब हैं, उनका नाम तो तकरीबन सब ने ही माइनस किया हुआ था। यानी गो के मामला चौथे जज पे जा सकता था, लेकिन मुनीब अख्तर साहब पे ये नहीं जा सकता था। उसकी वजूहात अपनी जगह, फिर किसी वक्त में। बहरहाल ये दो जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, लेकिन एक बात की, यानी कि हुकूमत की जानिब से जो मुअज़्ज़िज़ अराकीन उस कमेटी का हिस्सा थे, वो हो या जो भी अराकीन थे, उनका अगर अलग अलग व्यू भी देखें, इस चीज़ पे उन सबका इत्तफाक है कि जो तीन नाम अंडर डिस्कशन थे, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, और इसके अलावा जनाब याह्या अफरीदी साहब, तो इनका जो एजुकेशनल करियर है, जो एकेडमिक उनका है साइड, वो बड़ी शानदार, बड़ी ज़बरदस्त है, हाईली यानी कॉम्पिटिटिव थी। फिर उनके जो करियर है उनका, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था, शानदार था। जो कटिंग एज हासिल था इनको, मुनीब अख्तर ये याह्या अफरीदी साहब को, वो था कि इनकी किसी की तरफ कोई जानिबदारी नहीं थी। अदलिया के अंदर जो ग्रुपिंग थी उसमें से ना इस तरफ थे ना इस तरफ थे, और यानी बड़ी कोशिशों के बावजूद ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिसमें ये शाइबा भी पैदा हो कि ये ग्रुपिंग वाले हैं या ग्रुपिंग को पसंद करते हैं या उसका हिस्सा रहे। यानी ये सारी चीज़ें उनकी यानी कि तकर्रुर का या उनके इंतखाब की वजह बनी है हुकूमत की नज़र में। और हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये सारा काम इसी वजह से किया गया कि एक तवील अरसा गुजर गया, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हुकूमत अपोजिशन वाला माहौल बना हुआ था। ग्रुपिंग थी, 7 इधर हैं, 8 उधर हैं, 8 उधर हैं, 7 इधर हैं। उस चीज़ को ज़ाइल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक ऐसी शख्सियत को लाया गया जो इन चीज़ों में मुलविस नहीं थी। तो ये हुकूमत ने अपना क्राइटेरिया बताया। अदरवाइज़ अगर CV के एतबार से देखा जाए तो तीनों जो हैं वो, उनमें से किसी की जो काबिलियत है उस पर कोई शक व शुबा नहीं है, बराबर हैं, ज़बरदस्त हैं, बेहतरीन हैं, शानदार करियर हैं। ये तो इनके इंतखाब की वजह बनी। मंसूर अली शाह साहब को, यानी कि मैं अगर कह सकूं डिसएडवांटेज क्या हुआ कि वो क्यों उनका तकर्रुर ना हो सका। मैं इसको लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ, अगर बदकिस्मती की बात कह लें तो बदकिस्मती ही रही। इंतहाई क्रेडिबल आदमी, इंतहाई शानदार करियर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने फैसले दिए, नून लीग के ख़िलाफ़ भी गए और फिर इसके अलावा तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उनकी शख्सियत और उनके करियर, उसके ऊपर कोई ऐसा दाग नहीं था जो कि पेश किया जा सके बतौर दलील कि उनका ये CV इससे ख़राब होता है, ऐसा कुछ नहीं था। ता वक्त के 12 जुलाई का मामला आ गया, मखसूस नशिस्तों वाला। वो जो 13 रुकनी बेंच था, अगर आप उसकी समात को बगौर देखें, जो कि हमने देखी भी, रिपोर्ट भी की, कवर भी की, आपको बयान भी की, उसके अंदर मंसूर अली शाह साहब बड़े वोकल थे और वोकल रहे। और ये जो बुनियाद बना था जिस चीज़ का, मखसूस नशिस्त PTI को देने का, उसके ऊपर मंसूर अली शाह साहब वो पहली आवाज़ थी जिनका यह मौक़िफ़ था
कि अगर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दुरुस्त तशरीह नहीं की तो फिर जो आज़ाद अरकान को दिए जाते हैं 3 दिन, वो वक्त दोबारा शुरू होगा और वो उनको दिया जाएगा। तो ये चीज़ फिर आपको फैसले में रिफ्लेक्ट हुई, वो सारा अमल आपको फैसले में नज़र आया। तो यानी कि उन्होंने इस चीज़ को बड़ा स्ट्रेस भी किया और जो फैसला है उसके आथर भी मंसूर अली शाह साहब भी हैं। फिर 8 की जो मामला बना, 8 रुकनी, जिसको फिर लाइक माइंडेड एक और उर्फ़े आम में कह दिया गया और जिसको प्रीमा फेशाए लीड कर रहे थे मंसूर अली शाह साहब, यानी कि हुकूमत ने इसको यूं परसीव किया। ये तो इनके मामले के ऊपर था। फिर इसके बाद एक वजाहत, फिर दूसरी वजाहत, ऑन गोइंग चीज़ें जो चलती रहीं वो भी बड़ी तशवीश का बाइस बनी। फिर जब नज़र सानी आई यानी कि इस फैसले के ऊपर, तो जब उस कमेटी का इजलास हुआ जो कि मुकर्रर कर दिया केसेस को, जजेस कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, उसमें भी मंसूर अली शाह साहब ने बशमूल मुनीब अख्तर साहब इस चीज़ की मुखालफत की कि इसको अभी मुकर्रर किया जाए। वहाँ पे काजी साहब माइनॉरिटी में चले गए। 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान का मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ये कहते हैं कि छुट्टियों के अंदर आप केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करेंगे, लिहाजा छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं तो अब इनको छुट्टियों के बाद रखा जाए। वो चीज़ भी मेरा ख्याल है मंसूर अली शाह साहब के डिस्क्रेडिट पे गई इन टर्म्स ऑफ ये जो इस वक्त नॉमिनेशन हुई है चीफ जस्टिस की, यानी कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया। बहरहाल मंसूर अली शाह साहब का मेरा ख्याल है इसके अलावा बज़ाहिर ना मुझे कोई ऐसी चीज़ मिली और ना कोई और ऐसी चीज़ है जिसका तज़किरा हुआ हो कि वो भी वजह हो सकती है मुमकिन। अब आ जाते हैं इसमें एडिशन क्या हुई, जो उनको मज़ीद डिसएडवांटेज हुआ वो ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस उन्होंने यानी इस कदर मामले को उछाला। इमरान खान साहब रिकॉर्ड के ऊपर हैं, वो खुद कह चुके थे इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आ रही, हुकूमत के बारे में कह रहे थे और उनका ये बयान रिकॉर्ड में मौजूद है, हम भी रिपोर्ट कर चुके थे उसको। इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आ रही कि इनके पास 2 महीने हैं और 2 महीने के बाद इनकी हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। फिर असद कैसर साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि अक्टूबर से काम शुरू हो जाएगा, दिसंबर में हमारी हुकूमत बन जाएगी। ये सारी चीज़ें किस चीज़ के गिर्द घूम रही थी कि फ़ाइज़ साहब जाएंगे, मंसूर अली शाह साहब आएंगे, 8 फरवरी की दरख्वास्त लगेगी, फिर इसी तरह 25 मई वाली दरख्वास्त लगेगी, फॉर्म 45-47 मामला जो है वो खुल जाएगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन जाएंगे और नंबर गेम जो है वो ईवान के अंदर चेंज हो जाएगा। इस तरह एक तूफ़ान बर्पा हो जाएगा और वो खड़ा हो जाएगा। इसी के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने गुफ्तगू ये जो रात गए तरामीम वाली रात को तकरीर जो की थी उसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा था, उन्होंने कहा जी ये 8 का जो गैंग है यानी कि गैंगअप हुए और उन्होंने ये सारा कुछ किया। और फिर वो उनके अल्फाज ये थे ख्वाजा साहब के, मुझे याद है, उन्होंने कहा जी सीने पे हाथ मार मार के ये लोग कह रहे थे यानी कि लोगों को बता रहे थे कि हमारा जो इमरान खान जो है वो वापस आ रहा है अक्टूबर में, तो बस आप तैयारी करें अपनी सारा मामला। तो इन चीज़ों ने इतने शकूक व शुबहात पैदा कर दिया हुकूमत के जहनों में, यानी खौफ की हद तक वो चले गए और फिर मामला आपके सामने आ गया। तो मुझे लगता है कि मंसूर अली शाह साहब का ये वाला जो मामला है मखसूस नशिस्तों वाला ये, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह जानिब से जो कैंपेन की गई जिसने के खदशात को जन्म दिया हुकूमत के जहनों में, जिसकी वजह से ये अमल हुआ सारा और वो अब उस दौर से बाहर हो गए और याह्या अफरीदी साहब जो है वो जज बन गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये तो यानी कि तकर्रुर होना और तकर्रुर ना होना ये तो वो कहानी हो गई। बहरहाल आज के दिन की मुनासबत से ज़रूरी था कि रिकॉर्ड भी रखा जाए चीज़। इसके अलावा अब आ रहे हैं याह्या अफरीदी साहब की तरफ। आज का दिन जो उनका आगाज़ हुआ, उनकी चीफ जस्टिस से आज 2 मुलाकातें हुई, फ़ाइज़ा साहब से और मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में वो खुद गए, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई और दीगर कुछ मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जैसा कि मुसर्रत हिलाली साहिबा भी हैं और आयशा मलिक साहिबा भी, उनकी जानिब से इनको मुबारकबाद भी दी गई इनकी नामजदगी के ऊपर। कल जो हमने बात की थी और जो बात हो रही थी कि आया वो इसको कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, आज के दिन के तक कम अज़ कम ये वाज़े हो गया उन्होंने इस चीज़ को कबूल कर लिया है, जिसका डायरेक्टली मतलब है कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को कबूल किया है। मैं इस पर आता हूँ, बहरहाल उनके दिन को पहले कंक्लूड कर लूँ। तो इस तरह उनके दिन का आगाज़ हुआ और फिर इसके अलावा अगर आप बात करें कि कबूलियत या नाकबूलियत का, कबूलियत आप मंसूर अली शाह साहब भी कबूल कर रहे हैं, आयशा मलिक साहिबा भी 26वीं आईनी तरमीम को कबूल कर रही हैं और याह्या अफरीदी साहब जो है वो तो कबूल कर चुके हैं। अदरवाइज़ वो किसी भी बेसिस पे इनकार कर सकते थे। अगर उन्होंने आज इसको कबूल कर लिया और जो वकला तंजीमें हैं जिनकी तरफ से बज़ाहिर लग रहा था रद्द-ए-अमल आएगा और बड़ा शदीद आएगा, जिसकी कि बाज़ गश्त थी, आज तकरीबन जो ज़्यादातर बार काउंसिल्स हैं उनकी जानिब से या बार एसोसिएशंस हैं उनकी जानिब से इनको खैर मकदमी पैगामात जो है वो भेजे गए और इसका खैर मकदम किया गया इनके यानी कि नामजदगी का। तो वो यानी कि उन्होंने कोई एहतजाज वाली बात नहीं की। हाँ, एक्सेप्शन है, हामिद खान साहब जो हैं वो अभी भी इस बात पे अड़े हुए हैं। आज भी उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा, उनका ये मौक़िफ़ है कि याह्या अफरीदी को हम दरख्वास्त करते हैं, इस्तदा करते हैं कि वो इस हुकूमती पेशकश को कबूल ना करें और अपनी इज़्ज़त बचा लें, वरना उनको यूज़रबर के तौर पे यानी एक गासिब के तौर पे कौम याद रखेगी। अब ये अल्फाज बड़े सख्त हैं। अलबत्ता उन्होंने ये कह दिया कि हम अपना प्लान कर रहे हैं
जो भी चारों सूबे और विफाक इन सबको मिला के जो वकला हैं, यानी कि वो इसको तहरीक को जन्म देने की बात कर रहे हैं, ये उनकी बात अपनी जगह मौजूद है। लेकिन एट लार्ज अगर आप बात की जाए कि विद कंसेंसस के पूरी वकला बरादरी खड़ी होगी, वो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। उसमें एक्सेप्शन है हामिद खान साहब, कितनी मौसर आवाज़ बनेंगे ये खैर आने वाले टाइम में देखना होगा। जो दूसरा बड़ा रद्द अमल आ सकता था वो तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ की जानिब से, यानी कि इनके तकर्रुर से पिछले दिन तक ये बात वाज़ेह तौर पे कही गई, दोहराई गई, रिपीट की गई कि किसी भी तौर पर मंसूर अली शाह साहब के अलावा वो किसी को चीफ जस्टिस कबूल नहीं करेंगे और उसको रेजिस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे। कल ही का बयान है गंडापुर साहब का, वाज़ेह तौर पे ईवान के अंदर खड़े होकर कहा कि कुछ भी हो जाए हम मंसूर अली शाह साहब के अलावा किसी को कबूल नहीं करेंगे और हम पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे, पूरे मुल्क को ब्लॉक कर देंगे, हमारी मुकम्मल तैयारी है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब आ गया आज का दिन जब उनका तकर्रुर हो गया, यानी नोटिफिकेशन हो गया है जब, अब उनका तकर्रुर हो गया कि आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात इस इशू के ऊपर मुकम्मल खामोश नजर आई। कोई बंदा इस पर किसी ने बात नहीं की। अगर क्वेश्चन भी हुआ, अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, आज उनसे सवाल हुआ उनकी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, तो एक बार सवाल हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार उन्होंने उसको बड़े तरीके के साथ वेल लेफ्ट किया। याह्या अफरीदी साहब का जो डायरेक्ट क्वेश्चन था उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और इसके अलावा इनकी पार्टी की तरफ से कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आया कि इस तैनाती के ऊपर, इस तकर्रुर के ऊपर पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, वो सामने नहीं आया, वो खामोश है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अगर कबूल नहीं किया तो उन्होंने मुस्तरद भी नहीं किया। कबूल ना करने के जो बयान थे वो इनके तकर्रुर से पहले के थे। अब जब तकर्रुर हो गया तो उसके बाद अभी वो खामोश हैं। देखते हैं बाज़ाब्ता तौर पर उनकी जानिब से क्या रद्द अमल सामने आता है इस इशू के ऊपर। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट के अंदर से रद्द अमल जो है वो यानी कि आया, वो नज़र आया हमें। अब रद्द अमल क्या नज़र आया है? रद्द अमल ये है कि मंसूर अली शाह साहब, अभी ये खबर आई कुछ देर पहले कि वो फैमिली समेत कल जो है वो मक्का मुकरमा रवाना हो रहे हैं उम्रे की अदायगी के लिए। अब मेरा ये ख्याल है, बल्कि गालिबन यही दुरुस्त होगा, उसकी वजह यह कि ऑल ऑफ ए सडन उनका ये प्लान बना। इसका मतलब ये है कि ये ऑल ऑफ सडन क्यों बना उसकी मैं वजह बता देता हूँ। क्योंकि इनके तकर्रुर वाला मामला तो कल सेटल हुआ, कल रात गए कमेटी का इजलास और ये सारा मामला जो हुआ, उस वक्त तक उनका प्लान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो चीफ जस्टिस बन सकते थे 25 अक्टूबर को ये सारा कुछ जो करना था। तो बहरहाल इसका मतलब है कि जो ही ये नामजदगी हुई और याह्या अफरीदी साहब ने उसको कबूल भी कर लिया, तो आज उन्होंने अपना उम्रे का जो मामला है उसका आगाज़ किया और कल सुबह वो चले जाएंगे। वापसी उनकी होगी 1 नवंबर को, जबकि 25 अक्टूबर को फुल कोर्ट रेफरेंस जो होगा उसमें इसका मतलब है वो शरीक नहीं होंगे। ये एक मेरा ख्याल है सॉफ्ट एहतजाज है कि उनकी जानिब से कि वो इसमें शरीक नहीं होंगे। अब इसकी एक और वजह भी है। इसकी वजह यह है कि जब भी इस तरह का ये रेफरेंस होता है फुल कोर्ट, जो फिर सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो वहाँ पर खिताब करते हैं। तो अगर उसूली तौर पे देखा जाता, यानी इस 26वीं तरमीम से पीछे, तो फिर खिताब उन्हीं का बनता था। लेकिन अब वो खिताब याह्या अफरीदी साहब करेंगे और मंसूर अली शाह साहब वहाँ पे नहीं होंगे। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, ये नुक्ता आगाज़ है जिसको मैं समझ रहा हूँ उसके, यानी कि आपको उस तकरीब में, उस यानी फुल कोर्ट में देखना होगा कि और कौन से मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान वहाँ से गैर हाजिर रहते हैं, ये भी देखना होगा। और ये इनिंग्स का आगाज़ होगा याह्या अफरीदी साहब की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब आते हैं अंदर के चैलेंज की तरफ। तकसीम का आपको वाज़ेह तौर पे पता है और इनको लाया ही इस वजह से, यानी हुकूमती इंटेंट ये है कि तकसीम ख़त्म हो, दरार जो है वो ख़त्म हो। अब उनके लिए चैलेंज जो है वो घर से शुरू होगा। एक तरफ आइनी बेंच और दीगर केसेस वाला मामला वो अपनी जगह पे मौजूद है, फिर आइनी बेंचेस की तश्कील भी होगी और जुडिशल कमीशन की सरबराही भी इनके पास होगी ऑब्वियसली। फिर ये जो चीज़ें होंगी ना कि ये जजेस को किस तरीके से करेंगे, जबकि खुद वो एक 26वीं आइनी तरमीम जिसको कि तहरीक इंसाफ कबूल नहीं कर रही एज ए पोलिटिकल पार्टी, और 8 रुकनी मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का फैसला जो था उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ, इन सब के होते हुए क्या वो याह्या अफरीदी साहब को दिल से कबूल कर लेंगे? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। दिल से कबूल करने से मेरी मुराद वो ये है कि तकसीम तो तभी ख़त्म होगी जब दिल से कबूल किया जाएगा। अब क्या वो ये कबूलियत करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, ये देखना तो मेरा ख्याल है बाकी है, टाइम आएगा। लेकिन चैलेंजेस बहुत बड़े होंगे। हुकूमत को भी कुछ तवक्कुआत ऑब्वियसली वाबस्ता होंगी, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी जो है न्यूट्रल यानी कि होना, गैर जानिबदार होना, मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बनेंगे, क्योंकि किसी को सपोर्ट नहीं करता। हमारी जो तारीख है वो यही बताती है कि बिल्कुल न्यूट्रल आदमी जो है वो हुकूमतों को सपोर्ट ही नहीं, यानी सूट नहीं करता, सूट नहीं करता। अगर ये न्यूट्रलिटी के ऊपर फैसले करेंगे तो फिर ये देखना बाकी है हुकूमत का वहाँ पे क्या रद्दमल आएगा। तो बहरहाल बहुत सारे मामलात हैं जो सेटल होना बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है मुस्तकबिल करीब में और शायद मुस्तकबिल बईद में भी अब मरकज़ निगाह रहेगा खबरों के एतबार से और जो हमारे मामलात चल रहे हैं उनके हवालों से,
जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होती जाएगी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। बहरहाल देखते हैं कि वो इस इतने बड़े चैलेंज को किस तरीके से काउंटर करते हैं। आज एक गुफ्तगू हो रही थी, किसी ने मुझे कहा, यानी गुफ्तगू के दौरान ही, कि ये सबसे बड़ा टेस्ट होगा याह्या अफरीदी साहब का कि 26वीं आईनी तरमीम जब चैलेंज होगी तो उस पर उनका क्या टेक है। मेरा उस पर वाज़ेह जवाब ये है, बड़ा सिंपल, कि उन्होंने उसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत होने वाली कार्रवाई में बतौर चीफ जस्टिस अपनी नामजदगी को एक्सेप्ट किया है। तो इसका मतलब है 26वीं को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा, उन्होंने केसेस रेफर किए हैं आइनी बेंचेस के लिए, तो इसका मतलब उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है लॉ ऑफ द लैंड को कि अब वो आइन का हिस्सा है, तो इसलिए उन्होंने उनको रेफर कर दिया है और काम को वहाँ पर रोक दिया। बहरहाल बुशरा बीबी की रिहाई बिलाखिर आज हाई कोर्ट से उनका हुक्म आ गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन रोककार जारी ना हो सकी बावजूद तमाम तर कोशिशों के। वकला के जज साहिबान जो है अचानक सारे गायब हो गए और उनकी रोककार जारी ना हो सकी, तो बुशरा बीबी की आज रिहाई नहीं हुई। इम्कान यही है कि शायद कल या परसों आ जाएंगी वो बाहर, लेकिन उसके बाद जो कहा जा रहा है वो बड़ा चैलेंज बनेगा तहरीक इंसाफ के लिए। खबरें ये आ रही हैं, यानी कि अंदाजे भी हैं और ख़बरें भी हैं, किसी के दावे भी हैं कि वो अब पार्टी को लीड करेंगी, यानी वो जेल से निकलें, अगर टॉक करें तो क्या पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, जो अब की लीडरशिप है क्या वो उनकी क़यादत में खड़ी होगी या नहीं होगी, ये देखना बड़ा अहम होगा। इस वक्त तहरीक इंसाफ को अंदरूनी चैलेंज ऑलरेडी बड़ा दरपेश है। अब उसमें आ जाती हैं बुशरा बीबी, क्या इनकी मौजूदा पार्टी उनकी इक्तदा में खड़ी होगी या नहीं होगी। इमरान खान साहब से जब मुलाकात होगी उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी फॉर बुशरा बीबी एंड फॉर पार्टी, तो ये दोनों चीज़ें देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से अब तहरीक इंसाफ के लिए एक नया चैलेंज जो है वो पैदा हो रहा है, जिसको मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ही एड्रेस करेंगे, और जब वो करेंगे तो तभी पता चलेगा कि बुशरा बीबी का यहाँ पे क्या रोल होगा। जो यानी कि सेम वॉइसेस हैं, या मैं समझता हूँ तजर्बाकार लोग भी हैं, जो उनका ये मौक़िफ़ है कि बुशरा बीबी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन कबूल नहीं करेगा, इनकी बहनों को ज़रूर कबूल कर लेगा। क्योंकि इस सूरत हाल में जबकि इमरान खान साहब तकरीबन सारों को शक की नज़र से देख रहे हैं, सबका रोल डुबियस है, समझ नहीं आ रहा कौन क्या कर रहा है, उस वक्त अगर इमरान खान साहब किसी पे ट्रस्ट कर सकेंगे तो उनकी अपनी सगी बहनें होंगी, शायद उन पे कर लें, लेकिन बुशरा बीबी के ऊपर कारकुन जो है वो राज़ी नहीं होगा। आपको ज़रूर आगाह करेंगे इसके हवाले से भी। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।